हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मैथ्स पेडागोजी की वीडियो है। इससे पहले भी मैथ्स पेडागोजी की 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड हो चुकी है। तो अगर आपने वाली वीडियोस जाके नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसे आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखिए, आपको वो पसंद आएंगे और आपकी ये वाली वीडियो आपके सी टेट पर और आपके यूपी टेट या री कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपकी कोई फ्रेंड डीएलएड की एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनके लिए भी मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जा चुकी है, तो वो लोग भी जाके मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे इंग्लिश पेडागोजी की, ईवीएस की, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे, जिसमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। तो हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से पढ़ के जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप एक बहुत अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम पहली जो आपकी वीडियो है मैथ्स पेडागोजी की है। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, इसमें समस्या समाधान विधि। आपकी पहली वीडियो से आपको यहाँ पर कुछ विधियों के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें से कुछ विधियाँ आपकी हो चुकी हैं। तो अब ये नेक्स्ट विधि है समस्या समाधान विधि। वुड के अनुसार समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है जिसका समाधान ढूंढना बालक के लिए अनिवार्य होता है। यानी क्या होती है समस्या समाधान विधि? इसमें क्या होता है, बालक के सामने एक ऐसी समस्या प्रस्तुत की जाती है और फिर उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उसे क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि उसका मानसिक शक्ति हो, उसका विकास हो, उसकी तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, इन सब शक्तियों का क्या हो जाए, उसका विकास हो। तो इसीलिए और बालक को क्या ढूंढने दिया जाता है, समाधान ढूंढने दिया जाता है। लेकिन अगर उसे थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं तो टीचर उसको गाइड करके उसको एक परफेक्ट समाधान की ओर क्या कर सकता है, अग्रसित कर सकता है। तो ये क्या है, हमारी समस्या समाधान विधि। आगे है इसकी मेरिट्स। मेरिट्स यानी गुण। ठीक है, तो पहला गुण क्या है, इसमें बालक स्वयं पूरी समस्या को ढूंढने में स्वयं निर्भर होता है। ठीक है, तो पहला गुण क्या कह रहा है इसका, कि इसमें बालक है वो अपनी समस्या को ढूंढने के लिए स्वयं निर्भर होता है। यानी कि यहाँ पर बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढें। सेकेंड ऑप्शन है कि इसमें बालक स्वयं निर्णय लेना सीख जाता है। अगर देखिए, अगर उसका वो खुद समाधान करता रहेगा तो उसकी क्या होगा, जो आपकी मेंटल पावर है उस पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे वो क्या करेगा, अपना खुद का निर्णय लेना सीख जाएगा। उसे पता चल जाएगा क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। आगे है आपका थर्ड ऑप्शन, कि बालक स्वयं समस्याओं को ढूंढने या हल करने के लिए प्रेरित रहेगा और नवीन चीज़ों को सीखने का अवसर मिलेगा। यानी बच्चा जो है वो खुद ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीखेगा और हमेशा नई चीज़ों को क्या करेगा, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये है इसकी मेरिट्स यानी कि गुण। अब है इसकी डिमेरिट्स। डिमेरिट्स माने यहाँ तो होता है दोष। ठीक है, पहला दोष क्या है, इस विधि का प्रयोग डेली नहीं किया जा सकता है। मतलब इस विधि का प्रयोग क्या आप डेली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो एक प्रॉब्लम को सोचने में करीब करीब कुछ दिन तो लगाएगा ही लगा। अगर आप डेली डेली उसे प्रॉब्लम देंगे तो वो क्या हो जाता है, ऊब जाएगा या फिर वो किसी भी एक प्रॉब्लम का सिंपली सोल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए इसका यूज़ कहाँ नहीं किया जाता है, डेली नहीं किया जाता है। हम सेकेंड है, इस विधि द्वारा या बालकों के द्वारा निकाले गए परिणाम परिलक्षित तथ्यों पर आधारित होते हैं। यानी कि इस विधि के द्वारा जो बच्चों के परिणाम निकाले, जो रिजल्ट निकल के आते हैं, वो परिलक्षित तथ्यों यानी कि किसी न किसी फैक्ट पर आधारित होते हैं। ठीक है, मतलब अगर वो फैक्ट से मिलते जुलते होंगे तब तो टीचर उनको एक्सेप्ट करता है, या फिर जो आपका एक फॉर्मल लाइन होती है उससे मिलते जुलते होते हैं तो टीचर ने एक्सेप्ट करता है। यदि उनमें थोड़ी बहुत कहीं गलतियाँ होती हैं तो उन्हें वो ठीक करके उन्हें कहाँ तक लेके आता है, फैक्ट तक लेके आता है। तो इस तरह की क्या है, ये आपकी डिमेरिट्स है। ठीक है, आगे है आपका सेकंड विधि। क्या है यहाँ पर, सेकंड विधि है निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि। तो इसमें पहला है मूल्यांकन के प्रकार। पहला निदानात्मक मूल्यांकन जिसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक, और उपचारात्मक मूल्यांकन जिसे हम क्या बोलते हैं, रेमेडिकल टीचिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट है आपका निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो निदानात्मक परीक्षण सफल और असफल दोनों प्रकार के छात्रों में किया जाता है। अब निदानात्मक से समझिए, जैसे कि अगर हम किसी छोटी क्लास में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि कुछ बच्चे तो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, जबकि कुछ बच्चों को क्या होता है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में परेशानी होती है, जैसे कि इंग्लिश में या ईवीएस, मैथ्स, किसी में भी परेशानी होती है। तो ये इस तरीके का टेस्ट होता है कि जिसमें ये पता लगा दिया जाता है कि बच्चा किस चीज़ में क्या पढ़ रहा है, कमज़ोर पढ़ रहा है।
जैसे कि आपको नीचे दिया गया है कि निदान शब्द चिकित्सा में डायग्नोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कमियों का पता लगाना। तो निदान का मतलब क्या होता है? निदान एक डायग्नोस्टिक, मतलब जो एक चिकित्सा है उसका डायग्नोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है कि बच्चे की क्या पता लगाना, कमियां पता लगाना। यानी एक प्रकार का टेस्ट होता है, जैसे कि समेटिव फॉर्मेटिव होते हैं हमारे में, तो ये हमेशा फॉर्मेटिव के बाद किया जाता है, यानी जब ये यूनिट टेस्ट होते हैं उसके बाद किया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे की गलतियों के बारे में हमें पता चल जाता है, और फिर उसी को क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है, जिससे क्या होता है उनका बेस क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। आगे है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुण के अनुसार। ठीक है, तो गुण के अनुसार क्या कह रहा है कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। तो जो आपके निदानात्मक परीक्षण होता है, ये क्या करता है, आपका अधिगम संबंधी कठिनाई यानी लर्निंग रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके स्वरूप को निर्धारण करता है। स्वरूप का निर्धारण करने से मतलब क्या है, जैसे कि आपके समेटिव फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका निदानात्मक परीक्षण होता है ये आपका फॉर्मेटिव के बाद किया था। फॉर्मेटिव मतलब यूनिट टेस्ट। तो इसमें जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे मार्क्स गेन कर ले जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं उन्हें मतलब मार्क्स तक उन्हें जो सब्जेक्ट या किसी टॉपिक को सीखने में किस तरीके की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके स्वरूप का निर्धारण करना होता है। आगे आपका निदानात्मक परीक्षण की शुरुआत निष्पत्ति परीक्षण से होती है। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि किसी विषय में बालक ने कितना सीखा है और उसके प्रत्युत्तर को ही निष्पत्ति उपलब्धि कहते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है कि किसी भी विषय को, जैसे मान लीजिए मैथ है, तो हमेशा जो आपका एनसीएफ है वो ये कहता है कि बच्चे को एटलीस्ट 33% तो किसी भी सब्जेक्ट का आना ही चाहिए। याद कीजिए, मैं एटलीस्ट बोल रही हूँ, पूरा नहीं, एटलीस्ट। तो जैसे मैथ सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें जैसे आपको फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसे कम से कम आपका ऐड, सब्ट्रैक्ट, कैरी वाले आने ही आने चाहिए, मल्टीप्लाई स्मॉल आने चाहिए, और कुछ नेम जैसे वर्ड्स नेम, फ्लावर्स नेम, ये सब चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। तो ये होती है कि इसमें ये पता लगा जाता है कि बच्चा अपने लेवल तक पहुंचा है कि नहीं है, और इसका आंसर ही हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर निष्पत्ति उपलब्धि कहलाता है। देखिए, ठीक है, अब आगे क्या है, इसी के आधार पर बालकों के सफल असफल घोषित किया जाता है। यानी कि अगर बच्चा अपने जो 33% है उसको पार कर चुका है, तो यानी कि वो क्या है, पास है। और कोई बच्चा जैसे कि वो 33% पास नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जबकि सफल छात्रों को आवंटित उन्हें अलग कक्षा में प्रोन्नति दी जाती है। यानी कि जो आपका बच्चे होते हैं जो पास हो चुके होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, अगली क्लास में क्या कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, और जो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं उन्हें स्पेशल क्लासेस देकर, या फिर उनके पेरेंट्स को बताकर, या फिर उन्हें स्कूल में ही अलग से टाइम देकर उनकी वो जो गलतियाँ होती हैं उनको क्या करा जाता है, ठीक करने का प्रयास किया जाता है, और फिर उन्हें उनकी गलतियों को दुरुस्त करके उन्हें भी अगली क्लास में क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने क्या सीखा, निदानात्मक परीक्षण, यानी कि बच्चों की कमियों का पता लगाना ही क्या है, बेसिक निदानात्मक परीक्षण। अब सीटेट में ये क्वेश्चन किस तरीके से आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, एक स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, स्टेटमेंट में दे दिया, मायने कि प्रिया एक 5th क्लास की छात्रा है, उसे इस साइंस को समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस कौन सा ऐसा परीक्षण है जिसके द्वारा उसकी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक निदानात्मक परीक्षण दे दिया, एक उपचारात्मक परीक्षण दे दिया, एक क्रियात्मक शोध दे दिया जो आपका आगे आएगा, और मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, 4th एक्स। तो वो चीज़ जिससे कि बच्चों की कमियों का पता लगाया जा सके वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ निदानात्मक परीक्षण ही होता है। तो इस तरीके से हमने निदानात्मक परीक्षण सीखा। उपचारात्मक शिक्षण आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा, और समस्या समाधान विधि भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। होप आपको ये सारी विधियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आपके माइंड में सेट हो गई होंगी। अगर आपको इन विधियों को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, और आपको जिस विधि के बारे में दिक्कत हो हम उसको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपने सीटेट में एकदम परफेक्ट नंबर लेके आएँ, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको क्या कर सकें, निकाल सकें। और जो लोग पिछली बार कुछ रह गए हैं गलती की वजह से, तो वो भी इस बार अपने सीटेट को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। होप आप सब हमारा साथ देंगे और इसी तरीके से सीखते रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर व्यूइंग अस।